तो छात्रों, कैसे हैं आप सब। आज की कक्षा शास्त्री प्रथम खंड के लिए है और पिछली कक्षा में मैंने आपको प्रेमचंद के बारे में बताया था। आज उनके उपन्यास निर्मला के बारे में ज़िक्र करेंगे और एक दो दिन में उपन्यास का पूरा पाठ करूँगा। उपन्यास का पाठ इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके जितने भी चरित्र होते हैं उन चरित्रों को जानना आपको आवश्यक है, क्योंकि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं इन चरित्रों पर आधारित भी हो सकते हैं। जैसे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरह दे दिया जाएगा कि फलां पात्र किस उपन्यास से लिया गया है, या फिर फलां पात्र के चरित्र का चित्रण कीजिए। तब जब तक आपको उस पात्र के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप उस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस उपन्यास को ध्यान से सुनिएगा और आपको जहाँ जो आवश्यक चीज़ें लगे उसे आप अपने कॉपी कलम पे नोट भी कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं प्रेमचंद के ऊपर का उपन्यास निर्मला। निर्मला मुख्य रूप से जो है वो प्रेमचंद का सबसे छोटा उपन्यास है, लेकिन छोटा होते हुए भी यह उनके प्रमुख उपन्यासों में गिना जाता है। इस उपन्यास में उन्होंने दहेज प्रथा तथा बेमेल विवाह प्रथा की समस्या को उठाया है और बहुसंख्यक मध्यवर्गीय हिंदू समाज के जीवन का बड़ा यथार्थवादी और मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद कृत निर्मला उपन्यास में अनमेल विवाह दहेज प्रथा की दुखांत कहानी है। उपन्यास के अंत में निर्मला की मृत्यु इस कुत्सित सामाजिक प्रथा को मिटा डालने के लिए एक चुनौती भी है। तो छात्रों, शुरू करते हैं प्रेमचंद का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास निर्मला। यूँ तो बाबू उदय भानुलाल के परिवार में 20 प्राणी थे। कोई ममेरा भाई था, कोई फुफेरा, कोई भांजा था, कोई भतीजा, लेकिन यहाँ हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं। वह अच्छे वकील थे, लक्ष्मी प्रसन्न थीं और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था। हमारा संबंध तो लोग उनकी दोनों कन्याओं से था, जिसमें बड़ी का नाम निर्मला था और छोटी का नाम कृष्णा था। अभी कल तक दोनों साथ साथ गुड़िया से खेल रही थीं। निर्मला का 15वां साल था और कृष्णा का 10वां। फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों चंचल, खिलाड़िन और सैर तमाशे पर जान देती थीं। दोनों गुड़ियों का धूमधाम से ब्याह रचाती थीं, सदा काम से जी चुराती थीं। माँ पुकारती रहती पर दोनों कोठे पर छिपी बैठी रहती कि न जाने किस काम के लिए वो बुलाती हैं। दोनों अपने भाइयों से लड़ती भी थीं, नौकरों को डांटती भी थीं और बाजे की आवाज़ सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थीं। पर आज एकाएक एक ऐसी बात हो गई जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया। कृष्णा वही है, पर निर्मला गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशीला हो गई है। इधर महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी है। बाबू भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से बात पक्की हो गई है। वर के पिता ने कह दिया है कि आपकी खुशी हो तो दहेज दें या फिर न दें, मुझे इसकी परवाह नहीं। हाँ, बारात में जो लोग आएँ उनका आदर सत्कार अच्छे से तरह से होना चाहिए, जिसमें मेरी और आपकी जगहंसाई ना हो। बाबू उदय भानुलाल थे तो वकील, पर संचय करना भली न जानते थे। दहेज उनके सामने एक कठिन समस्या थी। इसलिए जब वर ने पिता से स्वयं कह दिया कि दहेज की मुझे परवाह नहीं, तो वो खुशी के मारे फूले न समाये। डरते थे कि न जाने किस किस के पास हाथ फैलाना पड़े। 2-3 महाजनों को भी ठीक कर रखा था और अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 तो खर्च होंगे ही होंगे। यह आश्वासन पाकर वे खुशी के मारे फूले न समाये। इसी सूचना ने अज्ञात बालिका को मुंह ढाँप कर एक कोने में बिठा रखा है। उसके हृदय में एक विचित्र सी शंका समा गई है। रोम रोम में एक अज्ञात से भय का संचार हो रहा है। न जाने क्या होगा। उसके मन में वो उमंगें नहीं हैं जो युवतियों की आंखों में तिरछी चितवन बनकर, होठों पर मधुर हास्य बनकर और अंगों में आलस्य बनकर प्रकट होता है। नहीं, वहाँ कोई अभिलाषाएं नहीं हैं। वहाँ केवल शंकाएं, चिंताएं और भीरू कल्पनाएं हैं। यौवन का अभी तक पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ है।
कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं भी जानती है। जानती है बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे, नाच गान होगा, यह जानकर काफ़ी प्रसन्न है। और यह भी जानती है कि बहन के सब गले मिलकर रोएगी और यहाँ से रो धो कर वह विदा हो जाएगी। मैं अकेली रह जाऊँगी, यह जानकर दुखी भी है, पर यह नहीं जानती कि यह सब किस लिए हो रहा है। माताजी और पिताजी क्यों बहन को घर से निकालने को इतने उत्सुक हो रहे हैं। बहन ने तो किसी को कुछ कहा भी नहीं, किसी से लड़ाई भी नहीं की। क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी निकाल देंगे? मैं भी इसी तरह एक कोने में पड़ी बैठी रोती रहूँगी और किसी को मुझ पर दया भी ना आएगी। इसीलिए वह भयभीत भी थी। संध्या का समय था। निर्मला छत पर जाकर अकेली बैठी आकाश की ओर तृषित नेत्रों से ताक रही थी। ऐसा मन में होता था कि पंख होते तो वह उड़ जाती और इन सारी झंझटों से ही छूट जाती। इस समय बहुधा दोनों बहनें कहीं सैर को निकल जाया करती थीं। बग्घी खाली न होती तो बगीचे में ही टहला करती थी। इसलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती। जब कहीं न पाया तो छत पर आई और उसे देखते ही हंसकर बोली, तुम यहाँ आकर छिपी बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढती फिर रही हूँ। चलो बग्घी तैयार कर आई हूँ। निर्मला ने उदासीन भाव से कहा, तू जा, मैं ना आऊँगी। कृष्णा, नहीं मेरी अच्छी दीदी, आज तो ज़रूर चलो। देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मेरा मन नहीं चाहता, तू चली जा। कृष्णा की आंखें डबडबा गई। कांपती हुई आवाज़ से बोली, आज तुम क्यों नहीं चलती? मुझसे क्यों नहीं बोलती? क्यों इधर उधर छिपी छिपी रहती हो? मेरा जी अकेले बैठे बैठे घबराता है। तुम न चलोगी तो मैं भी न जाऊँगी, यहीं तुम्हारे साथ ही बैठी रहूँगी। निर्मला, और जब मैं चली जाऊँगी तब क्या करेगी? तब किसके साथ खेलेगी, किसके साथ घूमने जाएगी? बता। मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगी, अकेले मुझसे यहाँ न रहा जाएगा। निर्मला मुस्कुराकर बोली, तुझे अम्मा जाने देंगी तब ना? तो मैं भी तुम्हें न जाने दूंगी। तुम अम्मा से क्यों नहीं कह देती कि मैं न जाऊंगी? कह तो रही हूँ, कोई सुनता ही नहीं। तो क्या यह तुम्हारा घर नहीं है? नहीं, मेरा घर होता तो क्यों ज़बरदस्ती मुझे कोई निकाल देता? इसी तरह किसी दिन मैं भी निकाल दी जाऊंगी ना। और नहीं तो क्या, तू बैठी रहेगी? हम लड़कियां हैं, हमारा घर नहीं होता। चंदर भी निकाल दिया जाएगा। चंदर तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा? तो लड़कियां बहुत ख़राब होती हैं क्या? ख़राब ना होती तो घर से भगाई क्यों जाती? चंदर इतना बदमाश है, उसे कोई नहीं भगाता। हम तुम तो बदमाशी भी नहीं करती। एकाएक चंदर धमधम करता हुआ छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखकर बैठा बोला, अच्छा तो आप यहाँ बैठी हैं? ओहो, अब तो बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेंगी, पालकी चढ़ेंगी। ओहो। चंदर का पूरा नाम चंद्रभानु सिन्हा था। निर्मला ने से 3 साल का छोटा और कृष्णा से 2 साल का बड़ा था। निर्मला, चंदर मुझे चिढ़ाओगे तो अभी जाकर अम्मा से कह दूंगी। तो चिढ़ती क्यों हो? तुम भी बाजे सुनना। ओहो, आप तो दुल्हन बनेंगी। क्यों किसनी? तू बाजे सुनेगी ना? वैसे बाजे तूने कभी सुने नहीं होंगे क्या? बैंड से भी अच्छे होंगे। हाँ, बैंड से भी अच्छे, 1000 गुने अच्छे, लाख गुने अच्छे। तुम क्या जानो, एक बैंड सुन लिया तो समझने लगी कि उससे अच्छे बाजे ही नहीं होते। बाजे बजाने वाले ऐसे लाल लाल वर्दियाँ वाले, काली काली टोपियाँ पहने होंगे, ऐसे खूबसूरत मालूम पड़ेंगे तुमसे, क्या कहूँ। आतिशबाजियाँ भी होंगी, हवाइयाँ आसमान में उड़ाई जाएंगी और वहाँ तारों में लगेंगी तो लाल पीले नीले तारे टूट टूट कर गिरेंगे। बड़ा मज़ा आएगा। और क्या क्या होगा चंदर भैया, बता दो ना मेरे भैया। मेरे साथ घूमने चल तो रास्ते में सारी बातें बता दूं। ऐसे ऐसे तमाशे होंगे ना कि देखकर तेरी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हवा में उड़ती हुई परियां होंगी, सचमुच की परियां। अच्छा चलो, लेकिन बताओगे तो मारूंगी। चंद्रभानु और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे जो क्षोभ हुआ, कृष्णा जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निष्ठुर हो गई, अकेली छोड़कर चली गई। बात कोई न थी, लेकिन दुखी हृदय, दुखती हुई आंख है जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन, माता पिता, इसी भांति सब भूल जाएंगे मुझे। सबकी आंखें फिर जाएंगी, फिर शायद इन्हें देखने को भी वह तरस जाएगी। बाग में फूल खिले हुए थे, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी। चैत की शीतल मंद समीर चल रही थी। आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोक में विचारों में पड़ी पड़ी सो गई
और आंख लगते ही उसका मन स्वप्न देश में विचरने लगा। क्या देखती है कि सामने नदी लहरें मार रही है और वहाँ नदी के किनारे नाव की वाट देख रही है। संध्या का समय है। अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता चला आ रहा है। वह घोर चिंता में पड़ी हुई है। कैसे यह नदी पार होगी, कैसे घर पहुँचूंगी। रो रही है कि कहीं रात न हो जाए, नहीं तो मैं अकेली कैसी रह पाऊंगी। एकाएक उसे एक सुंदर नौका घाट की ओर आती दिखाई देती है। वह खुशी से उछल पड़ती है और ज्यों नाव घाट पर आती है वह उस पर चढ़ने के लिए बढ़ती है, लेकिन ज्यों ही नाव पटरे में पैर रखना चाहती है उसका मल्लाह बोल उठता है, तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। वह मल्लाह की खुशामद करती है, उसके पैरों को पड़ती है, रोती है, लेकिन वह कह जाता है कि तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। एक क्षण में नाव खुल जाती है। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी, यह सोच वह नदी में कूदकर उस नाव को पकड़ना चाहती है कि इतने में से कहीं आवाज़ आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। वह नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता हूँ, मेरी नाव में बैठ जाओ, मैं उस पार पहुँचा दूंगा। वह भयभीत होकर इधर उधर देखती है, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी डोंगी आती दिखाई देती है। उसमें न पाल है, न पतवार है, न मस्तुल। पेंदा फटा हुआ है, तख्ते टूटे हुए हैं, नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी उसमें से पानी उलीच रहा है। वह उससे कहती है, यह तो टूटी हुई है, यह कैसे पार लगेगी। मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए यह भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। वह एक क्षण सोचती है, इसमें बैठूं या ना बैठूं। अंत में वह निश्चय कर ही लेती है कि बैठ जाती हूँ। यहाँ अकेली पड़ी रहने से अच्छा है कि नाव में बैठना अच्छा है। किसी भयंकर जंतु के पेट में जाने से तो यही अच्छा है कि नदी में डूब जाऊँ। कौन जाने नाव पार भी पहुँच जाए। यह सोचकर वह प्राणों को मुट्ठी में लिए नाव में बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रति क्षण उसमें पानी भरता जाता है। वह भी मल्लाह के साथ दोनों हाथों से पानी उलीचने लगती है, यहाँ तक कि उसके हाथ रह जाते और पानी बढ़ता ही चला जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है। मालूम होता है अब डूबी तब डूबी। तभी वह किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ वह फैलाती है। नाव नीचे से खिसक जाती है, उसके पैर उखड़ जाते हैं। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई और चिल्लाते चिल्लाते उसकी आंखें खुल जाती हैं तो देखा कि माता सामने खड़ी है और उसका कंधा पकड़कर हिला रही है। ये अभी हमने पहला परिच्छेद पढ़ा और पहले परिच्छेद में प्रेमचंद ने जो एक चरित्र को दिखाया है। प्रेमचंद की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उनके उपन्यास जो होते हैं वो चरित्र प्रधान होते हैं। चरित्र की प्रधानता होती है और अपने पूरे चरित्र को, जैसे आप शतरंज के गोटी पसारते हैं ना, उसी तरीके से वो अपने सारे चरित्रों को एक साथ सजा कर रख देते हैं। तो आपने पहले परिच्छेद में ही देख लिया कि उदय भानु जो उनके पिता हैं, दो बहनें हैं, कृष्णा और निर्मला स्वयं, उसका एक छोटा भाई भी है चंदर। और यहाँ जो उन्होंने इस कहानी के माध्यम से पहले परिच्छेद में ही दिखाया है कि बाल विवाह को उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। 15 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था होती है। ये ऐसी अवस्था होती है जो न तो बचपना ही रहता है और न ही युवावस्था ही में वो प्रवेश कर पाता है। और इस उम्र में, जिस उम्र में बच्चे या तो खिलौनों से खेलते हैं या फिर पढ़ाई के लिए उत्सुक होते हैं, उसमें शादी जैसे मैच्योर थिंकिंग को सोचना भी बहुत दुर्लभ हो जाता है। और जो शादी करवा रहे हैं उनके लिए तो एक बोझ हटने जैसी बात होती है कि चलो एक बच्ची की शादी हमने कर दी। लेकिन जिस बच्ची की शादी हो रही है वह इसका मायना नहीं समझती। वह यही समझती है कि मुझे अपने घर से विदा होना पड़ेगा। लेकिन शादी के बाद क्या क्या उपक्रम होते हैं, कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और बाल विवाह इसलिए भी क्योंकि प्रेमचंद का जो उपन्यास है वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का उपन्यास है और वो हमेशा इन्हीं सब विषयों पर चोट करते हैं ताकि समाज में जो चीज़ें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होती रही हैं या हो रही हैं उनसे उनका दृष्टिगत पाठकों को साक्षात्कार हो सके और पाठक उसको समझ सकें। तो पहले परिच्छेद में यही दिखाया गया है कि अब जो निर्मला थी, पहले अपनी बहन के साथ इतनी खिलखिलाकर हंसती थी, उसे कोई रंज न था, न क्षोभ था, न परेशानी थी। और अचानक से ब्याह की बात चलने के बाद उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। वह उसके अंदर जो परिवर्तन आते हैं, वह लजा कर सिमट कर बैठना, उसका हास परिहास बिल्कुल भूल जाना और हमेशा उसके अंदर एक संशय, एक शंका का भाव उत्पन्न रहना।
चूँकि बच्ची बहुत छोटी है, उसे समझ में नहीं है कि विवाह होता क्या है। तो कहानी के माध्यम से जो इस समाज के ऊपर जो प्रेमचंद ने अपना पहला प्रहार किया है वो बाल विवाह के माध्यम से किया है। आगे दूसरा परिचय देखिए। बाबू उदय भान लाल का मकान बाजार में बना हुआ है। बरामदे में सुनार हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही हैं। सामने नीम के नीचे बढ़ई चारपाइयाँ बना रहा है। खपड़ैल में हरवाई के लिए भट्ठा खोदा गया है। मेहमानों के लिए एक अलग मकान ठीक कर दिया गया है। यह प्रबंध किया जा रहा है कि हर एक मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कुर्सी और एक एक मेज हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक कहार रखने की तजवीज़ की जा रही है। अभी बारात आने में 1 महीने की देर है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही हैं। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि जवान हिलाने का मौका न मिले। वे लोग भी याद रखें कि किसी के बारात में गए थे। एक पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ है। चाय का सेट है, नाश्ते की तस्तरियाँ, थाल, लोटे, ग्लास। जो लोग नित्य खाट पर पड़े हुए हुक्का पीते रहते थे, बड़ी तत्परता के साथ काम में लगे हुए हैं। अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए इससे अच्छा अवसर उन्हें फिर नहीं मिलेगा। जहाँ एक आदमी को जाना होता वहाँ 5 दौड़ पड़ते। काम कम होता है, हुल्लड़ अधिक। ज़रा सी बात पर घंटों तर्क वितर्क होता है और अंत में वकील साहब को आकर निश्चय करना पड़ता है। एक कहता है घी खराब है, दूसरा कहता है इससे अच्छा तो बाज़ार में मिल जाएगा, तो टांग की राह निकल जाऊँगा। तीसरा कहता है कि अरे इसमें तो हीक आती है। चौथा कहता है तुम्हारी नाक ही सड़ गई है, तुम क्या जानो कि घी किसे कहते हैं। जब से यहाँ आए हो तब घी मिलने लगा है, नहीं तो घी के दर्शन भी ना होते थे। इस पर तकरार बढ़ जाती है और वकील साहब को झगड़ा सुलझाना पड़ता है। रात के 9 बजे थे। उदय भानु लाल अंदर बैठे हुए खर्च का तखमीना लगा रहे थे। वह प्रायः रोज़ ही तखमीना लगाते थे, पर यहाँ तखमीना से मतलब है खर्च का एक हिसाब जोड़ रहे थे। चूँकि प्रेमचंद, मैंने पहले भी बताया था आपको कि उर्दू में पहले उन्होंने लिखना शुरू किया था, इसलिए इनके कुछ शब्द हैं जो उर्दू से रिलेट करते हैं। वह प्रायः रोज़ ही तखमीना लगाते थे, पर रोज़ ही उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करना पड़ता था। सामने कल्याणी भौएं सिकोड़ी खड़ी थी। बाबू साहब ने थोड़ी देर के बाद सिर उठाया और बोले, 10,000 से कम नहीं होता। लगता है कि बढ़ ही जाएंगे। 10 दिन में 5,000 से 10,000 हुए। 1 महीने में तो शायद 1 लाख की नौबत आ जाए। उदय भानु, क्या करूं? जग हंसाई भी तो अच्छी नहीं लगती। कोई शिकायत हुई तो लोग कहेंगे नाम बड़े और दर्शन छोटे। पर जब मुझसे दहेज की 1 पाई नहीं ले रहा है तो मेरा भी तो कर्तव्य बनता है कि मेहमानों के आदर सत्कार में कोई बात उठा न रखूं। जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची तब से आज तक कभी बारातियों को कोई प्रसन्न नहीं कर सका। उन्हें दोष निकालने और निंदा करने का कोई न कोई अवसर मिल ही जाता है। जिसे अपने घर सूखी रोटियां भी मैसर नहीं होती, वह भी बारात में जाकर नाना शाह बन जाता है। तेल खुशबूदार नहीं है, साबुन टके से कहाँ का जाने कहाँ बटोर लाए। कहार बात नहीं सुनते, लालटेनें धुआं देती हैं, कुर्सियों में खटमल हैं, चारपाई ढीली है, जनवासे की जगह हवादार नहीं है। ऐसी हजारों शिकायत होती हैं। उन्हें अब कहाँ तक रोकिएगा? अगर ये मौका ना मिला तो कोई और ऐप निकाल लेंगे। भाई, यह तेल तो रंडियों के लगाने लायक है, हमें तो सादा तेल चाहिए। जनाब, यह साबुन नहीं भेजा, आपने तो अमीरी की शान दिखाई है, मानो हमने साबुन देखा ही नहीं। ये कहार नहीं, यमदूत हैं। जब देखिए सिर पर सवार रहते हैं। लालटेनें ऐसी भेजी हैं कि आंखें चमकने लगती हैं। अगर 10-5 दिन रोशनी में बैठना पड़े तो आंखें फूट जाएं। जनवासा क्या है, अभागे का भाग्य है, जिस पर चारों तरफ से झोंके आते रहते हैं। मैं तो फिर यही कहूँगी कि बारातियों के नखरों का विचार ही छोड़ दो। उदय भानु, तो आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? कह तो रही हूँ कि पक्का इरादा कर लो कि 5,000 से 1 पैसा खर्च ना करोगे। घर में तो टका है नहीं, कर्ज ही का भरोसा ठहरा। इतना तो कर्ज क्यों ले लो कि ज़िंदगी में अदा ही ना हो। आखिर मेरे और भी तो बच्चे हैं, उनके लिए भी तो कुछ छोड़ रखिए। तो क्या आज ही मरा जाता हूँ? जीने मरने का हाल कोई नहीं जानता। तुम तो बैठी यही मनाया करती हो। इसमें बिगड़ने की कौन सी बात है? मरना एक दिन सभी को है। यहाँ कोई अमर होकर थोड़े ना आया है। आंखें बंद कर लेने से तो होने वाली बात न टलेगी। रोज़ आंखों से देखती हूँ, बाप का देहांत हो जाता है, उसके बच्चे गली गली ठोकर खाते फिरते हैं। आदमी ऐसा काम क्यों करे?
उदय भानु ने जलकर कहा, तो अब समझ लो कि मेरे मरने के दिन निकट आ गए हैं। यह तुम्हारी भविष्यवाणी है। सुहाग से स्त्रियों का जी उबते नहीं सुना था, पर आज ये नई बात मालूम हुई। रंडापे में भी कोई सुख होगा ही। तुमसे दुनिया की कोई भी बात कही जाती है तो जहर उगलने लगते हो, इसलिए न जानते हो कि कहीं कोई ठिकाना भी नहीं है। मेरी ही रोटियों पर पड़ी हुई है। जहाँ कोई बात कही बस सिर हो गए, मानो मैं ही घर की लौंडी हूँ। मेरा केवल रोटी और कपड़े का ही नाता है। जितना ही दबती हूँ तुम और दबाते हो। मुफ्त खोरे माल उड़ाएं मुझे और कोई मुंह न खोले। शराब कबाब में रुपए लूटें तो जबान न हिलाएं। ये सारे कांटे मेरे बच्चों के सिर ही बोए जा रहे हैं। उदय भानु, तो मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? तो क्या मैं तुम्हारी लौंडी हूँ? ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारों पर नाचते होंगे, तो ऐसी स्त्रियां भी और होंगी जो मर्दों की जूतियाँ सहा करती होंगी। मैं कमा कर लाता हूँ, जैसे चाहूँ खर्च कर सकता हूँ, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। तो आप अपना घर संभालिए। ऐसे घर को मेरा दूर से ही सलाम, जहाँ मेरी कोई पूछ नहीं। घर में तुम्हारा जितना अधिकार है उतना मेरा भी, इससे जौ भर भी कम नहीं। अगर तुम अपने मन के राजा हो तो मैं भी अपने मन की रानी हूँ। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक हो। मेरे लिए पेट की रोटियों की कमी नहीं है। तुम्हारे बच्चे हैं, मारो या जिलाओ। न आँखों से देखूंगी, न पीड़ा होगी, न आँखें फूटी पी गई। तुम क्या समझती हो कि तुम न संभालोगी तो मेरा घर न संभलेगा? मैं अकेले ऐसे ऐसे 10 घर संभाल सकता हूँ। कौन? अगर आज के महीनवें दिन मिट्टी में न मिल जाए तो कहना कि कोई कहती थी। यह कहते कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा। वह झमक कर उठी और कमरे में चली गई। वकील साहब मुकदमे में तो खूब मीन मेख निकालते थे, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव का उन्हें योग ज्ञान सही नहीं था। यही एक ऐसी विद्या है जिसमें आदमी बूढ़ा होने पर भी कोरा रह जाता है। अगर अब भी वह नरम पड़ जाते तो और कल्याणी का हाथ पकड़कर बिठा लेते तो शायद बात रुक जाती, लेकिन आपसे तो यह हो ना सका। उल्टे चलाते रहे और चरका। मैके का घमंड होगा। कल्याणी ने द्वार पर रुककर पति की ओर लाल लाल नेत्रों से देखा और बिफर कर बोली, मैके वाले मेरी तकदीर के साथी नहीं हैं, और ना मैं इतनी नीच हूँ कि उनकी रोटियों पर जा पड़। तो तुम जा कहाँ रही हो? यह पूछने वाले तुम कौन होते हो? ईश्वर सृष्टि में असंख्य प्राणियों के लिए जगह रखी है, क्या मेरे लिए जगह नहीं होगी? यह कहकर कल्याणी कमरे से बाहर निकल गई। आंगन में आकर उसने बीच आकाश की ओर देखा, मानो तारागण को साक्षी दे रही हो कि मैं इस घर से कितनी निर्दयता के साथ निकाली जा रही हूँ। रात के 11 बज गए थे। घर में सन्नाटा छा गया था। दोनों बेटों की चारपाई उसके कमरे में ही रहती थी। अपने कमरे में आई चंद्रभानु सोया हुआ है। सबसे छोटा सूर्य भानु चारपाई से उठ बैठा। माता को देखते ही बोला, तुम तहाँ गई थी अम्मा? कल्याणी दूर खड़े खड़े बोले, कहीं तो नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी के पास गई थी। तुम तली दई, मुझे अकेले में दल लगता था। तुम क्यों तली दई? बताओ। यह कह बच्चे ने गोद चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला दिए। कल्याणी अब अपने को रोक न सकी। मातृ स्नेह के सुधा प्रवाह से उसका संतप्त हृदय परिपल्लवित हो गया। हृदय के कोमल पौधे जो क्रोध के ताप से मुरझा गए थे फिर से हरे हो गए, आंखें सजल हो गई। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और छाती से उसे लगाकर बोली, तुमने मुझे पुकार क्यों लिया बेटा? पुतालता न तो क्या तलता? तुम छुनती ही ना हो। बताओ, अब तो तभी न दाव दी। ना भैया, कभी नहीं जाऊंगी। यह कहकर कल्याणी सूर्यभानु को लेकर चारपाई पर लेट गई। माँ के हृदय से लिपटते ही बालक निशंक होकर सो गया। कल्याणी के मन में संकल्प विकल्प होने लगा। पति की बातें याद आने लगी। पति की बातें याद आती तो मन होता कि घर को तिलांजलि देकर चली जाऊं, लेकिन बच्चों का मुंह देखती तो वात्सल्य के चित्त से गदगद हो जाता। बच्चों को किस पर छोड़ के जाऊं? मेरे इन लाल को कौन पालेगा? ये किसके सहारे रहेंगे? कौन प्रातःकाल इन्हें दूध और हलवा खिलाएगा? कौन इनकी नींद सोएगा, इनकी नींद जागेगा? बेचारे कौड़ी के 3 हो जाएंगे। नहीं प्यारो, मैं तुम्हें छोड़कर न जाऊंगी। तुम्हारे लिए सब कुछ सह लूँगी। निरादर, अपमान, जली कटी, खरी खोटी, घुड़की झिड़की सब सह लूँगी। कल्याणी तो बच्चे को लेकर लेटी, पर बाबू साहब को नींद ना आई। उन्हें चोट करने वाली बातें बड़ी मुश्किल से भूलती थी। उफ, यह मिजाज, मानो तो मैं ही इनकी स्त्री हूँ। बात मुँह से निकालनी मुश्किल है। उफ, अब तो मैं इसका गुलाम होकर रहूं। घर में ये अकेली रहें और बाकी जितने गाने बेगाने हैं सब निकाल दिए जाएं। जला करती हैं, मानती हैं कि यह किसी तरह से मर जाएं तो मैं अकेली आराम से रहूं। दिल की बात मुझसे निकल ही आती है, चाहे कोई कितना ही छिपाए।
कई दिन से देख रहा हूँ, ऐसी जली कटी सुनाया करती हैं मैके का घमंड होगा, लेकिन वहाँ भी कोई बात न बनेगी। अभी सब आवा भगत करते हैं, सब आकर जब जाकर सिर पड़ जाएगी तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। रोती हुई आएंगी, वाह रे घमंड, सोचती हैं मैं ही गृहस्थी चलाती हूँ। अभी 4 दिन को कहीं चला जाऊँ तो मालूम हो, तब देखूँ कि क्या करती है। बस 4 दिन में मालूम हो जाएगा, सारी शेखी किरकिरी हो जाएगी। एक बार इनका घमंड तोड़ ही दूँ, ज़रा वैधव्य का भी मज़ा चखा ही दूँ। न जाने इनमें इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है कि मुझे यूँ कोसने लगती हैं। मालूम होता है प्रेम इन्हें छू भी नहीं गया। समझती हैं मैं इनके घर से चिमटा हुआ हूँ कि इसे जितना भी कोसूं टलने का नाम न लेगा। यही बात है, पर यहाँ संसार से चिपटने वाले जीव नहीं हैं। जहन्नुम में जाए यह घर, जहाँ ऐसे प्राणियों से पाला पड़े, घर है या नरक। आदमी बाहर से थका मांदा आता है तो घर में आराम मिलता है, यहाँ आराम के बदले कोसने को सुनने को मिलते हैं। मेरी मृत्यु के लिए व्रत रखे जाते हैं। यह है 25 वर्ष का दाम्पत्य जीवन का अंत। बस चल ही दूँ। जब देख लूँगा कि इनका सारा घमंड धूल में मिल गया और मिजाज ठंडा हो गया तो लौट आऊँगा। 4-5 दिन काफ़ी होंगे। ले तू भी क्या याद करेगी, किसी से पाला पड़ा था। यही सोचते हुए बाबू साहब उठे, रेशमी चादर गले में डाली, कुछ रुपए लिए, अपना कार्ड निकाल कर एक दूसरे कुर्ते की जेब में रखा, छड़ी उठाई और चुपके से बाहर निकल पड़े। सब नौकर नींद में थे। कुत्ता आहट पाकर चौंक पड़ा, वह भी उनके साथ हो गया। पर कौन जानता था कि यह सारी लीला विधि के हाथों रची जा रही है। जीवन रंगशाला का वह निर्दय सूत्रधार किसी अगम्य गुप्त स्थान पर बैठा हुआ अपनी जटिल क्रूर क्रीड़ा दिखा रहा है। कौन जानता था कि नकल असल होने जा रही है, अभिनय सत्य का रूप ग्रहण करने वाला है। निशा ने इंदु को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। उसकी पैशाचिक सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा रखा था। सद्वृत्तियां मुँह छिपाए पड़ी थीं और कुवृत्तियां विजय गर्व से इठलाती फिर रही थीं। वन में वन्य जंतु शिकार की खोज में विचर रहे थे और नगरों में नर पिशाच गलियों में मंडराते फिरते थे। बाबू उदय भानुलाल लपके हुए गंगा की ओर चले जा रहे थे। उन्होंने अपना कुर्ता घाट के किनारे पर रख दिया। 5 दिन के लिए मिर्ज़ापुर जाने का निश्चय कर लिया। उनके कपड़े देखकर लोगों को उनके डूब जाने का विश्वास हो जाएगा। कार्ड कुर्ते की जेब में था, पता लगने में कोई दिक्कत ना होगी। दम के दम में सारे शहर में खूब वो मशहूर हो जाएंगे। 8 बजते बजते तो मेरे द्वार पर सारा शहर जमा हो जाएगा, तब देखूं कि देवी जी क्या करती हैं। यही सोचते हुए बाबू साहब गलियों में चले जा रहे थे। सहसा उन्हें अपने पीछे किसी दूसरे आदमी की चलने की आहट मिली। समझे कि कोई होगा। आगे बढ़ते जिस गली में वो मुड़ते उसी गली में वो आदमी भी मुड़ जाता। तब तो बाबू साहब को आशंका हुई कि ये आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा आभास हुआ कि इसकी नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने तुरंत जेबी से लालटेन निकाली और उसके प्रकाश में उस आदमी को देखा। एक बलिष्ठ मनुष्य कंधे पर लाठी रखे चला आ रहा था। बाबू साहब देखते ही चौंक पड़े। शहर का छटा हुआ बदमाश था। 3 साल पहले उस पर डाके का अभियोग चला था। उदय भानु ने मुकदमे में सरकार की ओर से उसकी पैरवी की थी और इस बदमाश को 3 साल की सज़ा सुनवाई थी। तभी से वह इनके खून का प्यासा हो गया था। कल ही वह छूट कर आया था। आज देवात बाबू साहब अकेले रात में दिखाई दिए तो उसने सोचा कि इनसे दांव चुकाने का अच्छा मौका है। ऐसा मौका फिर शायद ही मिले। तुरंत उनके पीछे हो लिया और वार करने के घात में ही था कि बाबू साहब ने जेबी से लालटेन जलाई। बदमाश जरा ठिठक कर बोला, क्यों बाबूजी, पहचानते हो ना, मैं हूँ मतई। तो मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? क्यों, किसी को रास्ता चलने की मनाही है? यह गली तुम्हारे बाप की है? बाबू साहब जवानी में कुश्ती खूब लड़े थे, अभी भी हिष्ट पुष्ट आदमी थे। दिल में के भी कच्चे न थे। छड़ी संभाल कर बोला, अभी शायद मन नहीं भरा। अब की 7 साल को जाओगे। 7 साल को जाऊँ या 14 साल को, पर तुम्हें जीता ना छोड़ूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे पैरों पर गिर कर कसम खाओ कि अब किसी को सजा ना सुनाऊंगा तो छोड़ दूँ। बोलो मंजूर है? तेरी शामत आई है? शामत मेरी नहीं आई है, तुम्हारी आई है। बोलो, खाते हो कसम? 1। हटते हो कि पुलिसमैन को बुलाऊं? 2। गरज कर बदमाश के सामने से 3। मुंह से 3 का शब्द निकलते ही बाबू साहब के सिर पर लाठी का ऐसा तुला हुआ हाथ पड़ा कि अचेत होकर वह ज़मीन पर गिर पड़े। मुंह से केवल इतना ही निकला, हाय, मार डाला। मतई ने समय पाकर देखा तो सिर फट चुका था। खून की धार निकल रही थी। नाड़ी का कहीं पता ही न था। समझ गया कि काम तमाम हो गया। उसने कलाई से सोने की घड़ी खोल ली, कुर्ते से सोने के बटन निकाल लिए, उंगली से अंगूठी उतारी और अपनी राह चल पड़ा। मानो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, इतनी दया की कि लाश रास्ते में घसीट कर किनारे में डाल दी। हाय, बेचारे घर से क्या सोचकर निकले थे और क्या हो गया। जीवन, तुझसे ज़्यादा आसार इस दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। क्या ही उस दीपक की भांति
क्षणभंगुर नहीं है, जो हवा के झोंके से बुझ जाता है। पानी के उस बुलबुले को देखते हो, लेकिन उसे टूटते भी कुछ देर नहीं लगती। जीवन भी उतना ही सार भी नहीं है, सांस का भरोसा ही क्या। और इसी निश्चरता से अभिलाषाओं से कितने विशाल भवन बनाए जाते हैं, नहीं जानते कि नीचे जाने वाली सांस ऊपर कब आएगी। ये नहीं सोचते थे मानो हम अमर हैं। तो ये हमने दूसरा परिच्छेद भी पढ़ लिया, और इस परिच्छेद को पढ़कर आपने कहानी कैसे मोड़ लेती है वो आपने देखा होगा। और इसके बाद जो होना है वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। कहानी में रोचकता तभी आती है जब आप किसी घटना प्रधान को लेकर चलें, घटनाओं को लेकर चलें। तो और इसमें प्रेमचंद माहिर हैं, और इन घटनाओं के साथ प्रेमचंद ने जिन समस्याओं को दिखाना चाहा है उन समस्याओं के ऊपर भी वो आते हैं, जैसे अनमेल विवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा। ये सारी कुछ ऐसे समस्याएं हैं, और उस टाइम में तो बहुत ज़्यादा ये समस्याएं थी जिनको प्रेमचंद ने अपने इस उपन्यास के माध्यम से वो करने की कोशिश की है। तो अगली कक्षा में फिर इससे आगे का पाठ मैं पढ़ूंगा, और उसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तर पर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।